आज कक्षा 10 के विज्ञान में बायोलॉजी के चैप्टर पोषण एवं पाचन तंत्र को आगे बढ़ाते हुए मनुष्य में पाचन तंत्र पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। मुख में पाचन तंत्र, मुख में कैसे भोजन का पाचन होता है, उसमें हम दांत का जिक्र किए थे कि दंत सूत्र लिखे थे, आपको याद कर लेना होगा। दंत सूत्र दो होता है, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई में आई हम बताए थे इंसाइजर है, दो है, ये 2/2 हम लिखे, 2 माने ऊपरी जबड़े, या बटा कर दिया गया ऊपरी जबड़े या निचली जबड़ी। सी हो गया 1/1, फिर से पीएम हो गया जो 2/2, यम हो गया 0/0, क्योंकि मोलर दांत अस्थाई में नहीं होता है। अस्थाई दांत कहिए, क्षीर दंत कहिए या दूधिया दांत कहिए, इनको जोड़ेंगे 2 1 3 3 2 5 बटे नीचे भी 5 ही है। ऊपरी जबड़े जैसे दांत को हम आपको बताए थे कि ये मध्य भाग से इधर का हम भाग बताए थे, उसके बाद से इधर भी तो वही दांत है, तो ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10/10, यानी ऊपरी जबड़े में 10 निचली जबड़े में 10 बराबर 20 दांत जीवन में 2 बार जमता है। इसके बाद से अस्थाई दांत का हम जिक्र किए थे, वो भी इसी तरह है, थोड़ा सा अंतर इसमें क्या है। अस्थाई दांत का दंत सूत्र आई इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3। मोलर एक ऐसा दांत है जो जीवन में एक ही बार जमता है, अर्थात इसे एक बार वाला दांत कहते हैं। पूछा जाता है कि कितने दांत मनुष्य में एक ही बार जमता है, तो मोलर दांत 12 होता है एक वयस्क मनुष्य में, और 12 जो है एक ही बार जमता है। इनको जोड़ लेंगे 2 1 3 3 2 5 5 3 8/8, ऊपर नीचे उसी तरह जो है 2 से हम गुणा कर लेंगे, 16/16 बराबर 32 दांत ये मनुष्य में होता है, अस्थाई दांत। इसमें यह मोलर दांत को आपको ध्यान में रख लेना। इतना तक हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो जब हम लोग भोजन के कण को, भोज्य पदार्थ को मुख में लेते हैं, तो यह चारों प्रकार के जो दांत है उसे हम लोग वह बृहद टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हैं, और हमारे मुख में एक एंजाइम का स्राव होता है जिसके द्वारा भोजन को जो है पचाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है सुक्रोज। सुक्रोजेज नामक एंजाइम हमारे मुख में जो है टाइलिन, और एक टाइलिन नामक एंजाइम, यह टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाकर सुक्रोज में बदल देता है, अर्थात शर्करा में बदलता है, जिसके कारण हम लोग भोजन को जितना ही अधिक समय तक मुख में उसको चबाते रहें तो उतना ही वो मीठा होते चला जाता है। यह ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से आपको भोजन में ये मुख में और थोड़ा सा बताएं कि ये लार जो हम लोग का स्राव होता है, तो ये लार हमारे भोजन के पाचन में बहुत अधिक सहयोग करती है। जब अभी एक टाइलिन नामक एंजाइम का हम जो जिक्र किए हैं, टाइलिन का स्पेलिंग यही है, टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो लार में ही स्राव होता है। अब ये लार किस तरह स्राव होता है, कहाँ से स्राव होता है, आपको यह जानना जरूरी है।
देखिए बच्चे, हम मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा है अधोजीवा लार ग्रंथि, तीसरा है अधोहनु लार ग्रंथि, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहला अधोजीवा जो है उसको हम पढ़ेंगे। पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। यह ग्रंथ तीनों लार ग्रंथ में सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। यह जो कर्णमूल, यह कान के पीछे, यहीं से कान के जड़ों से निकलता है और स्टेंसन नामक नलिका से होते हुए ऊपरी जबड़े के कृंतक दांत के पास खुलता है। ध्यान दीजिएगा, पैरोटिड लार ग्रंथ सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और इनके जो स्टेंसन नामक नलिका निकलती है, कभी कभी विषाणु या वायरस के संक्रमण से इस नलिका में सूजन हो जाता है, फूल जाता है और दर्द होने लगता है, जिसके कारण हम कहते हैं गलसुआ या मम्स नामक रोग हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है मम्स या गलसुआ नामक रोग किसके द्वारा होता है, कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह विषाणु के द्वारा होता है और पैरोटिड लार ग्रंथ के स्टेंसन नामक नलिका में होता है। इसके बाद से दूसरा लार ग्रंथ जो है अधोजीवा, यह जो है निचली जबड़ी में रहता है और हम लोग के मुख में इस वाटसन नामक नलिका से खुलता है और लार का स्राव होता है। तीसरा अधोहनु जो होता है दोनों जबड़ों के बीच में स्थित होता है, इससे भी लार स्राव होता है और हमारे भोजन को यह चिकना बनाता है, लसलसा बनाता है, पाचन लायक बना देता है। और लार नहीं रहेगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। और इस लार में टाइलिन नामक एंजाइम के अलावा लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया नाशक होता है। मुख में जो बैक्टीरिया वगैरह आता है उसको नष्ट कर देता है। बच्चे, इसके बाद से भोजन जो है मुख गुहा से ग्रसनी में जो आता है, भोजन जो है मुख गुहा से ये ग्रसनी में आता है और ग्रास नली में आते हुए यहाँ जो है यह शोषण तंत्र में काम आता है। इसको शोषण तंत्र बनाएंगे तो बनाइएगा। डायरेक्ट हम जो है यहाँ जे के आकार का या हंसिया के आकार का ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय में आ जाता। आमाशय, स्टोमच जिसको कहते हो, स्टोमच में। मुख में भोजन का पाचन हुआ, ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद से ये भोजन सीधे स्टोमच में आ जाता है। स्टोमच के अंदर भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है। मुख गुहा से लेकर आमाशय में भोजन आने का समय 0.7 सेकेंड का समय लगता है और आमाशय के अंदर के दीवार भंजमय होता है, फोल्डेड होता है, ऐसे भंजमय फोल्डेड होता है और इन्हीं में जठर ग्रंथियाँ होती है, अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है और इस ग्लैंड से जो है पाचक रस स्राव होता है। इतना ही नहीं, लार का भी स्राव होता रहता है और इसमें जब भोजन आ जाता है तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। ऊपरी भाग 80%
और निचली भाग 20% को बांट दीजिए। इसमें भोजन जो है गति करता रहता, अर्थात इनके दीवार में कर्माकुंचन गति होता है, रैथमिक मूवमेंट होता रहता है, जिसके कारण भोजन इधर से उधर होता रहता है। और 80% भाग में कर्माकुंचन के गति धीमे गति से होता है। जो भी भोजन आया होता है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम, जो अम्लस्राव होता है उसे वह मिलाता रहता है और पचाता रहता है। सबसे पहले इसमें अमाशय में कोई स्राव होता है तो HCl स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है कि भोजन में आए हुए कीड़ों मकोड़ों को मार देता है, क्योंकि ये अम्लीय होता है। ये 3 से 4 pH इसका होता है। हमारे अमाशय का pH मान 3 से 4 होता है, क्योंकि ये इतना अम्लीय हो जाए कि भोजन में आए हुए कीड़े मकोड़े मर जाएं। भोजन में आए हुए, अगर हम मांसाहारी है तो हड्डियाँ वगैरह आ जाता है, उसको गला देता है। इसके अलावा जो है भोजन को सड़ने से बचाता है, सभी एंजाइमों को सक्रिय बना देता है। यही HCl का काम का होता है। अब कभी कभी देखते हैं कि जब उल्टी होता है तो मुख खट्टा हो जाता है, इसी HCl के कारण मुख जो है खट्टा हो जाता है। इसके बाद से पेप्सिन नामक एंजाइम स्राव होता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम है और प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। इसके बाद से एमाइलेज नामक एंजाइम स्राव होता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट मंड को जो है शर्करा में बदल देता है, सुक्रोजोज में बदल देता है, उसके माल्टोज वगैरह में बदल देता है। उसके बाद से इसमें लिपिड का, वसा का पाचन बहुत कम होता है। इस प्रकार रेनिन नामक एंजाइम भी इसमें स्राव होता है, जो दूध हम लोग खाते हैं, दूध को पाचन करने का काम करता है। रेनिन नामक एंजाइम सबसे अधिक स्राव होता है छोटे नवजात शिशुओं में, उनके अमाशय में यह अधिक स्राव होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वह रेनिन नामक एंजाइम कम स्राव होते चला जाता है, वृद्धावस्था में एकदम कम हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए भोजन का पाचन, दूध का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। ये अर्ध रूप से जो भोजन पच जाता है तो वह जो है नीचे 20% पे आता है, और इस अर्ध रूपी पचे हुए भोजन को हम लुगदी जैसे हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं, और ये 20% भाग में आता है। तो यहाँ अंतिम में पाइलोरिक कपाट होता है, इसे पाइलोरस भी कहते हैं। ये 20% भाग में कर्माकुंचन करते बड़े फास्ट गति से होता है, ताकि पाइलोरिक कपाट खुले और आगे भोजन बढ़ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपचय के शिकार हो जाते हैं, भोजन ठीक से नहीं पच पाता है, हमारे ग्रहणी का भोजन आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ये कर्माकुंचन गति जो है इतना तेज हो जाता है कि इसको खोलने के लिए ये खुलता नहीं है, और उस पीरियड में हमें उल्टी हो जाता है। तो बच्चे ये आमाशय है, इसमें भोजन 3 से 4 घंटा रहकर भोजन का पाचन हो जाता है, और इसमें ये लुगदी में बदल जाता है, काइम में बदल जाता है। तब भोजन जो है ग्रहणी में जाता है, और ग्रहणी में जाने से भोजन पहुंचा, वही जो है आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है, और यकृत यही जो है एक पैंक्रियाज होता है, जिसे अग्न्याशय कहते हैं। ये इनसे जो है कुछ रस स्राव होता है, जो हम लोग के पाचक एंजाइम का काम तो नहीं करता है, लेकिन पाचन में सहायता करता है। जैसे हम अब अग्न्याशय रस के बारे में बता रहे हैं। अग्न्याशय से 4 प्रकार के एंजाइम स्राव होता है, जो ग्रहणी में जाकर ग्रहणी के भोजन को पचाने का काम करता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, और यह जो है भोजन के पाचक रस का स्राव करता है, जैसे ट्रिप्सिन, उसके बाद से इमाइलोपसिन, उसके बाद स्टेपिसिन, उसके बाद से न्यूक्लिएजेज एंजाइम। ये चारों एंजाइम ग्रहणी के भोजन को पचाता है। बच्चे
कक्षा 10 वाले खूब बढ़िया नोट बना लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।